हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एडवोकेट चंद्र प्रकाश ध्रुवे आज आपके सामने लाया हूँ भारतीय न्याय संहिता। और आज हम इसमें याद करेंगे सेक्शन। इसके पुराने वीडियो पे हमने चैप्टर को समझा, उनके अंदर क्या दे रखा है, हम जो ब्लैक मार्कर लिखा है हम इनको समझे और याद भी किए, समझे ही नहीं याद भी किए, जिससे हमें बीएनएस याद करने में बहुत आसानी हो। तो अभी हमने चैप्टर याद कर लिए, इनके अंदर के चीज़ें भी याद कर लिए। अब हम इनमें सेक्शन इंक्लूड कर दिए हैं और अब हम सेक्शन याद करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमने अध्याय 1 में याद कर लिए थे कि इस पर प्रारंभिक अध्याय 1 प्रारंभिक होता है। इस अध्याय पे सेक्शन एक में नाम रहता है और सेक्शन 2 में परिभाषा। तो हमने याद कर लिए चैप्टर नंबर 1 में नाम, चैप्टर 1 में नाम और चैप्टर 1 में प्रारंभिक और इसमें सेक्शन 1। अब चैप्टर 1 में 3 सेक्शन हैं। चैप्टर 1 में 3 सेक्शन हैं। सेक्शन 1 पे नाम के बारे पे दे रखा है, किस अधिनियम का नाम क्या होगा। फिर चैप्टर सेक्शन 2 जिसमें डेफिनेशन को डिफाइन किया गया है। और इस पर इम्पोर्टेंट है 3, जो कि स्पष्टीकरण के बारे पे बात करता है। तो हम यहाँ पर याद रखेंगे सेक्शन 3 स्पष्टीकरण के बारे पे, जो कि ये सामान्य आशय के बारे में बताता है। एक सेक्शन नंबर 3 और हम एक सेक्शन नंबर 190 ये सेक्शन एक साथ याद रखेंगे। तो हम इसे सहायता के लिए हम लिख देते हैं कि इसी के साथ में 190 ये सेक्शन भी इसी के साथ याद करिए, क्योंकि सेक्शन 3 में सामान्य आशय और 190 पे समान आशय है। तो हमें ये सेक्शन याद हो गया। चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक, इस पर सेक्शन 1 नाम के बारे पे दिया है। सेक्शन 2 सभी अधिनियम पे दिया हुआ रहता है डेफिनेशन। और सेक्शन 3 इसमें स्पष्टीकरण के बारे पे दे रखा है। और स्पष्टीकरण सेक्शन नंबर 3 पे दे रखा है सामान्य आशय, और इसी के साथ हम याद करेंगे 190 समान आशय। तो हमें अध्याय 1 का चैप्टर का नाम और सेक्शन के साथ हमें याद हो चुका है। एक बार बिना देखे बताएंगे। अध्याय 1 प्रारंभिक और इस पर 3 सेक्शन है। सेक्शन नंबर 1 नाम के बारे में बात करता है। सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशन के बारे में। सेक्शन नंबर 3 स्पष्टीकरण के बारे में बात करता है। और स्पष्टीकरण से संबंधित हमने 2 सेक्शन याद रखें, ठीक है। जब मैं बोलूँगा बिना देखे याद बोलिए, तो बिना देखे बोलिए, क्योंकि उसमें आप ही को याद होगा। और मैं याद करने के उद्देश्य से ही ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको मदद मिले। अब अध्याय 2 दंड से संबंधित है। हमने याद कर चुके हैं कि दंड में किस तरह के दंड दे रखे हुए हैं, तो हम अब सेक्शन इंक्लूड कर दिए हैं। तो दंड के बारे पे धारा 4 डिफाइन करता है। धारा 4 दंड को डिफाइन करता है। फिर धारा 5 दंड का लघुकरण, हमने लघुकरण गणना ये याद रखे थे।
तो धारा 4 लघुकरण के बारे में दंड को परिभाषित करता है, दंड को डिफाइन करता है। और फिर सेक्शन 5 जो कि लघुकरण को डिफाइन करता है। फिर दंड की गणना जो कि अध्याय 6 के है। तो हमें ये अध्याय 2 में 3 सेक्शन याद हो गए। अध्याय सेक्शन 4 जो कि दंड को परिभाषित करता है, सेक्शन 5 दंड के लघुकरण को डिफाइन करता है, सेक्शन 6 जो कि गणना के बारे में बताता है। फिर हम याद करेंगे 8 जो कि जुर्माने से संबंधित है। तो 8 में क्या दे रखा है, जुर्माना। हमें ऊपर की चीज़ याद है, हम बस इसमें सेक्शन इंक्लूड करके सेक्शन याद कर रहे हैं। दंड 4 में दे रखा है, इसका लघुकरण करना 5 में, गणना 6 पे, जुर्माने से संबंधित 8 में दे रखा है, संदेह होने पर कम दंड दिया जाता धारा 10 कहता है। फिर 11, 12, 13 इनको एक साथ याद कर लेंगे। 11 में एकांत कारावास, 12 में एकांत कारावास की अवधि और 13 में पूर्व दोष सिद्धि के बारे में बात करता है। तो हमें याद आना चाहिए कि अध्याय 2 धारा 4 से 13 तक के कंप्लीट होता है। तो हमने कौन कौन से सेक्शन याद किए, एक बार बिना देखे बताइए। सेक्शन 4 में क्या था, दंड के बारे में। सेक्शन 5 में क्या था, लघुकरण के बारे में। सेक्शन 6 में क्या था, बिना देखे बताइए, गणना। सेक्शन 8 में क्या था, जुर्माना। सेक्शन 10 में क्या था, संदेह होने पर छोटा कम कम दंड। सेक्शन 11, 12, 13 हमने एक साथ याद करे थे। धारा 11 में था एकांत कारावास, 12 में था एकांत कारावास की अवधि और 13 में था पूर्व दोष सिद्धि के बारे पे। तो हमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 याद हो चुका है। अब हम एक बार दोनों चैप्टरों को एक साथ बोलेंगे बिना देखे। आप भी मेरे साथ बिना देखे याद करिए चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 1 प्रारंभिक के बारे में दे रखा है, इस पर 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 नाम के बारे में डिफाइन करता है, सेक्शन 2 डेफिनेशन के बारे पे, सेक्शन 3 स्पष्टीकरण के बारे पे हमने सेक्शन 3 और सेक्शन 190 एक साथ हमने याद करे थे, क्योंकि कि सामान्य आशय और समान आशय ये दोनों सेक्शनों पे दे रखा है। और फिर इसके बाद हम चैप्टर 2 याद करें जिसका हेडिंग है दंड, और हमने इस पर सेक्शन याद करें। सेक्शन 4 दंड को डिफाइन करता है, सेक्शन 5 लघुकरण के बारे पे, सेक्शन 6 गणना के बारे पे, सेक्शन 8 जुर्माने के बारे पे, और फिर 10 संदेह होने पर कम सजा दिया जाएगा। 10, 11, 12, 13 हमने एक साथ याद करे थे। 11 में एकांत कारावास, 12 में एकांत कारावास की अवधि और 13 में पूर्व दोष सिद्धि। हमें चैप्टर 1, चैप्टर 2 याद हो चुका है। अब हम चैप्टर 3 याद करेंगे, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चैप्टर 3 है सामान्य साधारण अपवाद। चैप्टर 3 बात करता है साधारण अपवाद। हमने याद कर चुके हैं कि इसमें साधारण अपवाद में किन किन को दंड नहीं दिया जाएगा। एक बार पुराने वीडियो में मैंने याद करवाया था, एक बार फिर से बताइए। तथ्य की भूल हो, न्यायालय, जल्लाद, दुर्घटना, बालक, पागल, मदता, सहमति से, और प्राइवेट प्रतिरक्षा। अब हम इनमें सेक्शन इंक्लूड करते हैं। तो तथ्य की भूल से संबंधित 2 सेक्शन हैं, सेक्शन 14 और सेक्शन 17। तो मैं आपको 2 सेक्शन एक साथ याद करवा रहा हूँ। तथ्य की भूल से संबंधित कौन कौन से सेक्शन हैं, सेक्शन 14 और सेक्शन 17। अब
दो सेक्शन फिर एक साथ याद करेंगे। न्यायालय, और न्यायालय किसे आदेश देता कि फांसी जला दो जल्लाद को। तो सेक्शन 15 न्यायालय में न्यायाधीश को दंड देने से रोकता है। और सेक्शन 17 जो कि जल्लाद को नहीं माना जाएगा कि इसने अपराध किया है। तो हमने कौन कौन से सेक्शन याद करे अध्याय 3 में। अध्याय 3 का हेडिंग है साधारण अपवाद। किसी को अपवाद है वो याद है। सेक्शन कहाँ से कहाँ तक के 14 से स्टार्ट होता है। तो 14 में क्या, 14 और 17 बिना देखे बताइए। 14 और 17 में क्या दे रखा है, तथ्य की भूल। फिर 15 और 16 में क्या दे रखा है, 15 में दे रखा है न्यायालय को छूट, और 16 में दे रखा है जल्लाद को छूट। तो हमें यहाँ तक याद हो चुका है। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट है दुर्घटना। दुर्घटना होने पर भी किसी को दंड नहीं दिया जाता है। तो अगला सेक्शन है 18। 18 मतलब कोई अगर दुर्घटना हो भी जाता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। फिर 21, 20 और 21 ये एक साथ याद करेंगे, जो कि 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के बारे पे बात करता है, और 12 वर्ष शिशु के बारे पे बात करता है। तो इसे भी हम एक साथ याद करेंगे 20 और 21। 20 क्या कहता है 7 वर्ष वाले शिशु के बारे पे, और 21 बात करता है 12 वर्ष वाले शिशु के बारे पे। तो अब हमें याद हो गया धारा 14 से 21 तक के। एक बार फिर से बिना देखे बताइए। धारा 14 पे और 17 पे तथ्य की भूल, 15 और 16 न्यायालय को छूट, जल्लाद को छूट, 18 पे दुर्घटना होने पर छूट। फिर उसके बाद 20 और 21। 20 में 7 वर्ष से छोटे बालक को छूट। 21 में 12 वर्ष से छोटे बालक को छूट। फिर उसके बाद हम आगे याद करेंगे। यहाँ पे देखिए 22-23। 22 में है पागल व्यक्ति को छूट, और 23 में है मतलब कोई नशे में है ऐसे व्यक्ति को छूट। तो 22 में पागल व्यक्ति को छूट, 23 में मध्यता व्यक्ति को छूट। तो हमने याद किए पागल और मध्यता। पागल सेक्शन 22 में दे रखा है, और पागल के बारे पे सेक्शन 22 में, और मध्यता के बारे पे 23 में दे रखा है। तो हमें अब 22-23 भी एक साथ याद हो गया। अब इसके बाद हमने याद कर रहे थे सहमति से व्यक्ति अगर लड़ाई करके मृत्यु या घोर उपत्ति हो जाती है तो 25 में वहाँ पर छूट होगा, जैसे WW। तो सेक्शन 25 और इसी के साथ हम 28 भी याद करेंगे। 28 बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति को भय में डाल के, कोई व्यक्ति को भय में रख के कोई अपराध करता है तो वहाँ पर भी इस व्यक्ति को छूट है। मतलब कोई व्यक्ति सामने बंदूक रख के कोई अपराध करवाता तो उसे भी यहाँ पर छूट है। तो 25 में सहमति से, 25 में सहमति से और 28 में भी सहमति से, ये दो सेक्शन एक साथ याद रख सकते हैं। तो हम यहाँ तक याद कर चुके हैं। और फिर लास्ट है प्राइवेट प्रतिरक्षा, जो कि हम इसे पूरे भी डीप में याद नहीं करेंगे। हम याद करेंगे कि ये कहाँ से कहाँ तक के दे रखे हैं। तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में दे रखा है 34 से 44 तक के। तो हम अभी बस इतना याद रखते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा कहाँ से कहाँ तक है, 34 से 44 तक के दे रखा है। एक बार अब फिर से मेरे साथ चैप्टर 3 को रिवाइज करिए बिना देखे। पहले तो ये बताइए कहाँ से कहाँ तक है, तो हमें याद आना चाहिए सेक्शन 14 से लेकर 44 तक के।
सेक्शन तथ्य की भूल के बारे पे कौन सा सेक्शन बताता है? धारा 14 और 17। फिर न्यायालय न्यायालय को छूट कहाँ है? 15 में। जल्लाद को कहाँ छूट है? 16 में। दुर्घटना होने पर कहाँ छूट है? 18 में। फिर 7 वर्ष से कम आयु का बालक को छूट है 20 में। 12 वर्ष से कम आयु के बालक को छूट है 21 में। फिर उसके बाद पागल पागल को कहाँ पे छूट दे रखा है? 22 में। और मतता में कोई व्यक्ति है तो उसे 23 में छूट दे रखा है। फिर उसके बाद सहमति से कोई व्यक्ति ने अपराध किया है या फिर सहमति से, जैसे WWE खेलते खेलते अगर मर गए, दोनों की सहमति थी, तो 25 में छूट है। और अगर कोई व्यक्ति दबाव में डाल के सहमति से व्यक्ति ऑफेंस करवाता तो उसे भी छूट है 28 में। और फिर लास्ट में हमने प्राइवेट प्रतिरक्षा को याद करें, जो कि 34 से 44 तक के सेक्शनों में दे रखा है। अब हम चलते नेक्स्ट सेक्शन और नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 4। अब हम याद करेंगे चैप्टर 4, जो कि ऐसे अपराधों के बारे में बात करता है जो शुरुआती अपराध के प्रयास होते हैं। तो हमने अभी पढ़े कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के सेक्शन कहाँ खत्म हुए? 34 से 44 तक के। तो सेक्शन चैप्टर 4 कहाँ से स्टार्ट होगा? 45 से। तो सबसे पहले हमने याद करें इस चैप्टर पे दुष्प्रेरण, षड्यंत्र और प्रयत्न। तो दुष्प्रेरण से संबंधित सेक्शन है 45 और एक 46 भी याद रखिए। 46 दुष्प्रेरक के बारे में है। 46 45 दुष्प्रेरण के बारे पे, 46 दुष्प्रेरक, 49 दुष्प्रेरण के लिए दंड के बारे पे। तो हम पहले ये 3 सेक्शन याद करते हैं, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए। 45 दुष्प्रेरण के बारे पे, 46 दुष्प्रेरक के बारे पे और 49 दुष्प्रेरण के लिए दंड के बारे पे। तो हमें ये 3 सेक्शन याद हो जाएंगे। पहले दुष्प्रेरक से संबंधित 45 दुष्प्रेरक, 45 दुष्प्रेरण, 46 दुष्प्रेरक और इनके लिए दंड है 49 पे। अब हम आगे बढ़ते हैं 54 में है कि दुष्प्रेरक व्यक्ति दुष्प्रेरण तो कर रहा था पर वो उपस्थित भी था। तो दुष्प्रेरण की उपस्थिति, तो हमें 45 में दे रखा है दुष्प्रेरक की उपस्थिति 45 में। और 54 में दुष्प्रेरक की उपस्थिति। और 55 में दे रखा है मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित अपराध का दुष्प्रेरण करना। ये तो बड़ा ही दुष्प्रेरण कर रहा है, जैसे किसी व्यक्ति को मारने की प्लानिंग करने का दुष्प्रेरण कर रहा है। तो हम सेक्शन 45, 46, 49, फिर 54, 55, ये सेक्शन हमने दुष्प्रेरण से संबंधित याद करे। इसे हम एक बार बिना देखे याद करेंगे। 45 दुष्प्रेरण को बताया, 46 दुष्प्रेरक को बताया और 49 इसके लिए दंड है। फिर फिर इसके बाद 54 जो कि दुष्प्रेरक उपस्थिति के बारे पे है और 55 मृत्यु के लिए किसी को दुष्प्रेरित करना। तो हमने ये इतने सेक्शन याद करें। और अब 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। षड्यंत्र के बारे पे 61 बात करता है और प्रयत्न के बारे पे 62 बात करता है। तो हमें चैप्टर 4
के भी सेक्शन याद हो गया। एक बार बिना देखे फिर से रिवाइज करते हैं, आप भी मेरे साथ रिवाइज करिए। चैप्टर 4 बात करता है ऐसे अपराध जो कि शुरुआती अपराध होते हैं। तो पहला है दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण संबंधित कौन कौन से सेक्शन है? 45 दुष्प्रेरण के बारे पे, 46 दुष्प्रेरक, 49 दुष्प्रेरण के लिए दंड, 54 दुष्प्रेरक की उपस्थिति, 55 जो कि मृत्यु के लिए किसी को दुष्प्रेरण करना, फिर 61 षड्यंत्र के बारे पे और 62 प्रयत्न के बारे पे। तो हमें चैप्टर 4 भी याद हो चुका है। अब हम चैप्टर 5 याद करेंगे। हमने चैप्टर 4 तक के चैप्टर 1 प्रारंभिक चैप्टर से संबंधित धारा 1, 2, 3 याद के लिए, चैप्टर 2 दंड से संबंधित हमने सेक्शन 4 से 13 तक याद कर लिए। फिर चैप्टर 3 जो कि साधारण अपवाद हमने 14 से लेकर 44 तक याद कर लिए। फिर चैप्टर 4 जो कि हमने 45 से लेके हमने 61 तक याद कर लिए। अब चैप्टर 5 जो कि महिला और शिशु के विरुद्ध अपराध है, हम इस पे सेक्शनों को शुरुआती और आखिरी सेक्शन को याद करेंगे। जैसे हत्या, इसमें लैंगिक अपराध में महिला से संबंधित लैंगिक अपराध कहाँ से कहाँ तक के दिया है? 63 से लेके 71 तक के दे रखा है। हम ऐसे बॉन्ड याद करेंगे क्योंकि इनके अंदर के भी सारे इंपॉर्टेंट है, वो एक एक सेक्शन याद करना हो। जहाँ जहाँ पे ऐसे बॉन्ड बने हुए वो पूरे सेक्शन उनको इम्पोर्टेंट है याद करना। तो हम पहले ये याद करते हैं कि लैंगिक संबंधित अपराध कहाँ से कहाँ तक के, 63 से लेके 71 तक। एक बार फिर से 63 जिसमें बलात्संग, 64 बलात्संग के लिए दंड, ये अपराध, इस टाइप के अपराध 63 से लेकर 71 तक के अपराध है। फिर बल, महिला के विरुद्ध बल से संबंधित अपराध है, तो ये है 74 से लेके 79 तक, 74 से 79। यहाँ पर ऐसे अपराध है जैसे महिला के ऊपर हमला करना, बल का उपयोग करना, लैंगिक उत्पीड़न, 74, 75 लैंगिक उत्पीड़न करना, इस तरह के अपराध यहाँ पर देखने को मिलते हैं हमारे को। तो हमने पहले याद करें कि लैंगिक संबंधित अपराध कहाँ होते, कहाँ से कहाँ तक के, 63, 64 यहाँ से लेके 71 तक के दिया हुआ है। फिर उसके बाद बल संबंधित अपराध, महिला के विरुद्ध बल संबंधित अपराध 74, 75 से लेके 79 तक, 79 तक, क्योंकि कि 80 पे दहेज मृत्यु। तो फिर इसके बाद विवाह संबंधित अपराध कहाँ से कहाँ तक चालू होते हैं? 80 से लेकर 87 तक, मतलब 80 से लेकर 87 तक, ठीक। तो लैंगिक अपराध 63, 64 यहाँ से लेकर 71 तक। फिर बिना देखे बताइए बल संबंधित अपराध कहाँ से कहाँ, 74, 75 ये होते 79 तक के। फिर विवाह संबंधित अपराध 80 से 87 तक के विवाह संबंधित अपराध। फिर गर्भपात संबंधित अपराध 89 से 92, 88 से 92 तक के। और शिशु से संबंधित अपराध कहाँ से कहाँ तक के, 93 से 99 तक के।
तो मेरे साथ इनको याद करिए। 80 के पहले पहले 2 बॉन्ड ख़त्म होते हैं। 80 के पहले 2 बॉन्ड ख़त्म होते हैं और पहले 80 के पहले 2 बॉन्ड ख़त्म होते हैं। वो कौन कौन से? लैंगिक में कौन से हैं? 63, 64 बलात्कार संबंधित अपराध जो कि कहाँ तक के ख़त्म होते हैं? लैंगिक 71 तक के। और फिर उसके बाद बल संबंधित अपराध 74, 75 ये 79 तक कंप्लीट होते हैं। फिर उसके बाद विवाह संबंधित अपराध चालू होते 80 से 87 तक के। और फिर गर्भपात संबंधित अपराध चालू होते 88 से लेके 92 तक के। और फिर शिशु से संबंधित अपराध 93 से 99 तक के। तो ये हमें याद हो गया। एक बार फिर से बिना देखे बोलेंगे। चैप्टर 5 महिला से संबंधित अपराध, लैंगिक अपराध 63, 64 कहाँ तक के? 71 तक के। महिला के विरुद्ध बल द्वारा अपराध ये होते हैं 74, 75, 79 तक। फिर विवाह संबंधित अपराध 80 से लेके 87 तक। फिर विवाह संबंधित अपराध हो गए। फिर इसके बाद गर्भपात संबंधित अपराध जो कि 88 से 92 तक ये सेक्शन है। और शिशु से संबंधित अपराध दे रखे हैं 93 से 99 तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर 6 है जो कि मानव शरीर के विरुद्ध अपराध है। अब हम इनमें सेक्शन मेंशन करे हैं, इन्हें भी हम याद करते हैं। अब हम अध्याय 6 याद करेंगे, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। तो हम पहले ही याद कर चुके मानव शरीर के विरुद्ध अपराध कौन कौन से होते हैं। एक बार बिना देखे बताइए, क्योंकि क्या आपने पुराने वीडियो देख के याद कर लिया होगा। तो मानव शरीर के विरुद्ध अपराध होते हैं हत्या, उपहति, सदोष अवरोध, बल, हमला, व्यापारण, अपहरण, दुर्विनियोग। तो अब हम इन्हें सेक्शन वाइज याद करते हैं। तो हत्या से संबंधित सेक्शन कहाँ से कहाँ तक? 100 से 113 तक। हत्या संबंधित अपराध 100 से 113 तक। उपहति 114, 115, 116, 117, 18 ऐसे 124 तक। ये इम्पोर्टेंट सेक्शन जहाँ जहाँ बॉन्ड है इन्हें अंदर और याद करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम मोटा मोटा याद करते हैं। हत्या दे रखा है सेक्शन 100 से लेके 113 तक। उपहति दे रखा है 114 से 124 तक। फिर उसके बाद सदोष अवरोध, यहाँ पे तो बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए अपने को। तो सदोष अवरोध सेक्शन 126, 127 दो सेक्शन याद करिए। यहाँ पर बना देता हूँ, दो सेक्शन है ये। 126, 127 और बल, हमला, इन्हें एक साथ याद रख सकते हैं। तो हत्या संबंधित सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है? 100 से 113 तक। उपहति संबंधित अपराध कहाँ से कहाँ तक है? 114 से 124 तक के। फिर सदोष अवरोध 126, 27। फिर बल, हमला ये दे रखा है 128, 129, 130 में। बल, हमला 128, 129, 130। फिर व्यापारण, अपहरण ये भी एक साथ हम याद रख सकते हैं 137, 138। ठीक। तो और फिर उसके बाद
140 ये सेक्शन दे रखे हैं व्यापारण अपहरण से संबंधित। तो एक बार मेरे साथ फिर से दोहराइए। हत्या से संबंधित सेक्शन दे रखे हैं 100 से 113 तक। उपहति संबंधित सेक्शन दे रखे हैं, उपहति संबंधित सेक्शन दे रखे हैं बिना देखे बताइए 114 से 124 तक। फिर बल हमला ये सेक्शन दे रखे 128, 129, 130। और फिर इसके बाद व्यापारण अपहरण जो कि 137 और 138 में दे रखा है। फिर 140 फिरौती के बारे में अपराध है। कोई व्यक्ति किसी का सुपारी लेता है ना फिरौती, ये 140 में अपराध है। एक व्यापारण अपहरण तो कर ही रहा, पर कोई व्यक्ति क्या करता है, ये परमानेंट करता है, फिरौती लेता है, तो 140 में है। ठीक। फिर उसके बाद दुर्व्यापार 143, किसी को बोलना 143, किसी को बोलना नहीं तो मेरा दुर्व्यापार हो जाएगा। तो एक बार हम इन्हें बिना देखे फिर सारे सेक्शन को याद करते हैं। अध्याय 6 में मानव शरीर के विरुद्ध अपराध दे रखा है। पहला हत्या 100 से 113 तक। उपहति 114 से 124 तक। सदोष अवरोध 2 सेक्शन 126-27। फिर हम बल हमला 128, 129, 130। फिर उसके बाद बिना देखे बताइए बल हमला व्यापारण अपहरण 137, 38। फिर फिरौती लेना 140 और फिर 143 दुर्व्यापार करना। तो हमें अध्याय 6 भी याद हो चुका है। अब हम नेक्स्ट अध्याय याद करेंगे, अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराध। हमने हेडिंग याद कर ली, इनके अंदर सेक्शन याद करेंगे। अब हम याद करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 7 जो कि राज्य के विरुद्ध अपराध से संबंधित है। तो हम इसे पहले ही याद कर चुके हैं कि राज्य के विरुद्ध कौन कौन से अपराध होते हैं। राज्य मतलब सरकार के विरुद्ध अपराध, राज्यपाल राष्ट्रपति के विरुद्ध अपराध, राजकैदी को छोड़ना, भागने में मदद करना या उसको संश्रय देना, इस टाइप के अपराध होते हैं। अब इनमें सेक्शन याद करेंगे। सबसे पहले 147 जो कि सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, यहाँ पर अपराध माना जाता है 147 पे। कौन सा बंदूक मत चला बोलते 147 एक बंदूक का नाम होता है ना, कौन सा बंदूक होता है AK-47। हाँ AK-47 मतलब सरकार के विरुद्ध युद्ध नहीं करना है। मैं यहाँ पर लिख देता है AK-47, इसे ऐसे याद रख सकते हैं 147 को AK-47, तो सरकार के विरुद्ध युद्ध नहीं करना है। फिर नेक्स्ट है सरकार के विरुद्ध युद्ध नहीं करना है, AK-47 याद रखना। फिर 151 कहता है किसी विधि विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करने के लिए विवश करने या उसका उपयोग करने के आशय से राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि पर हमला करना। तो याद रखिए, तुम भूल जाते हो, राष्ट्रपति राज्यपाल पर हमला करना यहाँ पर अपराध है 151 में। और 142 क्या कहता है, 152 बात करता है देशद्रोह के बारे में। क्या बात करता है, देशद्रोह के बारे में। तो ऐसे AK-47 याद है तुमको, AK-47 याद करवाया था। AK-47 का मतलब सरकार के विरुद्ध अपराध नहीं करना है। 151
मतलब राज्यपाल राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई हमला नहीं करना है। फिर 152, 152 मतलब देशद्रोह। तो ऐसा ऐसा कोई अपराध नहीं करना है जो देशद्रोह के विरुद्ध, देशद्रोह वाला अपराध हो। ठीक, तो AK-47 याद हो गया, सरकार के विरुद्ध अपराध नहीं करना है। राज्यपाल राष्ट्रपति 151 हमला नहीं करना है। 152 देशद्रोह जैसा कोई अपराध यहाँ पर होता है। फिर संबंधित जो राज्य होते हैं यहाँ पर लूट होती है, तो 154 में यहाँ अपराध होता है। अगर तुम राज कैदी को छोड़ने में मदद कर रहे हो तो 156 में ऑफेंस होगा, और उसे संश्रय दे रहे तो 158 में। देखिए 154 2 छोड़ के 156, 2 छोड़ के 158, यहाँ से याद कर लीजिए। 152 2 4 6 8 है, 15 15 15 15 15 2 1 2 2 1 2 4 6 8 याद हो गया। तो हमने यहाँ पर ऐसे याद किया था। अध्याय 7 राज्य के विरुद्ध अपराध। तो बिना देखे बताइए, सबसे पहले सरकार के विरुद्ध अपराध AK-47 नहीं चलाना है, मतलब 147। फिर 151 राज्यपाल राष्ट्रपति के विरुद्ध हमला नहीं करना है। 152 देशद्रोह वाला अपराध होता है। फिर 2 से 156, यहाँ पर 156 में कोई राज कैदी अगर 152 के बाद 154 में कोई लूटपाट अन्य देश से, अन्य जो मित्रता देश है वहाँ पर लूटपाट नहीं करना है। फिर 156 कोई राज कैदी को निकाल भागने में मदद नहीं करना है। फिर 158 इसमें उसको संशय नहीं देना है। एक बार फिर से मेरे साथ याद करिए, बिना देखे। चैप्टर 7 किस बारे पर? राज्य के विरुद्ध अपराध के बारे में बात करता है। हम यहाँ पर सरकार के विरुद्ध अपराध AK-47 147 मतलब AK-47 नहीं चलाना है। 151 राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध हमला नहीं करना है। फिर अब 2 याद करिए। 152 देशद्रोह का अपराध यहाँ पर होता है 152 पे। फिर 154 कोई मित्रता देश में लूटपाट नहीं करना है 2। फिर 156 राज कैदी को छोड़ने में मदद नहीं करना है। फिर 158 उसे संश्रय नहीं देना है। इस तरह हमें अध्याय 7 भी याद हो गया। अब हम याद करेंगे अध्याय 8। अब हम याद करेंगे चैप्टर नंबर 9 निर्वाचन से संबंधित। तो हमने इस पर याद कर चुके हैं पहले से कि निर्वाचन मतलब कोई मंत्री किस तरह के अपराध करते हैं, कैसे, जैसे कोई रिश्वत, असम्यक लाभ और अवैध संदाय करना, अपनी जानकारी देने में असफल होना, मिथ्या कथन, प्रतिरूपण, ठीक, इस तरह के अपराध करते हैं। तो हमें ये याद है। अब हम इनमें सेक्शन याद करते हैं। सेक्शन बहुत इजी याद हो जाएंगे, क्यों से कि इनका एक ग्रुप बना दूंगा। तो हम सबसे पहले याद करेंगे निर्वाचन की परिभाषा 169 पे दे रखा है। तो फिर उसके बाद रिश्वत हमें याद है। तो इस पर 2 सेक्शन याद रखना है, 170 और 173। 170 में रिश्वत के बारे में दे रखा है और इसके लिए दंड 173 में दे रखा है। तो हमें कौन कौन सी परिभाषा काय में दे रखा है? 169 पे रिश्वत की परिभाषा कहाँ पे है? 170। इसके लिए दंड कहाँ पे? 173। ठीक, फिर उसके बाद अब हम
दो एक चीज़ एक साथ याद रखेंगे, असम्यक लाभ और प्रतिरूपण, जो कि 171 और 172 में दे रखा है। ये दो धारा एक साथ याद रखेंगे, असम्यक लाभ 171, प्रतिरूपण करना 172। तो अब हमें कौन कौन से सेक्शन याद हो गए? 169 परिभाषा के बारे पे, 170 रिश्वत के बारे पे, 173 रिश्वत के लिए दंड, फिर असम्यक लाभ और प्रतिरूपण 171 और 172। फिर इसके बाद 3 सेक्शन ये भी ग्रुप में एक साथ याद कर लेंगे, 175, 176 और 177। ये 3 सेक्शन भी एक साथ ग्रुप में याद कर लेंगे। मिथ्या कथन करना, 175 में, अवैध संदेह करना 176 में, और जानकारी देने में असफल रहना 177 में। तो अब हम एक साथ पूरा याद कर लेंगे। अध्याय 9 पे निर्वाचन, परिभाषा कहाँ दिया? 169 रिश्वत के बारे में कहाँ दे रखा है? 170, इसके लिए दंड कहाँ है? 173, प्रति असम्यक लाभ और प्रतिरूपण 171 172 में दे रखा है। और फिर उसके बाद 3 धारा एक साथ याद करेंगे, 175, 76, 77। 175 मिथ्या सूचना देना, 176 अवैध संदेह, और 177 जानकारी देने में असफल होना। ये इतने जल्दी जल्दी इसलिए याद हो रहा है क्योंकि कि मैंने इसके पहले जो पुराने वीडियो डाला हूँ उनमें हमने पहले ही ऊपर के हेडिंग याद कर चुके हैं, तो हम आधा चीज़ याद कर चुके हैं। अब हम नीचे सेक्शन याद कर रहे हैं, इसलिए इतने जल्दी हमें याद हो रहा है। फिर अब हम अध्याय 9 कंप्लीट कर दिए। एक बार फिर से 169, 170, 173, 171, 172, 175, 76, 177 याद आ रहे हैं? ठीक। अब अध्याय 10 जो कि आज के वीडियो का आखिरी अध्याय होगा। तो अध्याय 10 सिक्कों से संबंधित। आप लोगों ने सुन रखा होगा क्या? 1800 पुराने सिक्के, ऐसे क्या? 1800 पुराने सिक्के देखे हो? 1800 पुराने सिक्के, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 18 18 18, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चैप्टर तो पहले याद करवा दिया था। आप पुराने वीडियो पे देखोगे तो आपको याद आ जाएगा कि अध्याय 10 पे 10 रुपये का सिक्का, मतलब चैप्टर नंबर 10 में सिक्कों के बारे में दे रखा है। सिक्कों से संबंधित अपराध भी याद कर चुके हैं, कूट रखना, बनावटी, इनको कब्जे में रखना और इनमें मिलावट करना और बनावटी स्टाम्प बनाना। ठीक, तो अब हम इनमें सेक्शन याद करते हैं। सिक्कों का कूट रचना, तो सिक्कों का कूटकरण ये दिया है 178 में, 178 में, और इनका प्रयोग करना 181 में, 181 18 तो नहीं भूलेंगे क्योंकि कि 1800 पुराने सिक्के तुमने देखे ही होगा, कहीं पे सुने भी होगा 1800 पुराने सिक्के। तो आप याद कर लिए 1 5 6। ठीक, तो उससे आपको याद आ जाएगा 178, फिर 18 1, 18 5, 18 6। ये 18 से मैं 18 18 18 ये याद करवाना चाह रहा हूँ। तो 178 में दे रखा है सिक्कों का कूटकरण, फिर 181 में दे रखा है सिक्कों का कब्जे में रखना, फिर 185 में दे रखा है उसमें मिलावट करना, और 186 में दे रखा है बनावटी स्टाम्प होना। और मैंने याद करवा था 18 मतलब 1800 पुराने सिक्के।
तो यहाँ तक के हमारे कंप्लीट होता है, यहाँ तक के आज के लिए काफ़ी है। अगले वीडियो में हम अध्याय 11 से 20 तक के याद करेंगे। धन्यवाद।